हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक डरावनी कहानी जिसका नाम है कब्रिस्तान का रहस्य। तो मैं कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता ही है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को तोड़ दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल जाएगी। तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मैं हॉरर सस्पेंस कब्रिस्तान की स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे चैनल का दीवाना निकल जाएगा। हमने पूरी 2020 में इतनी मेहनत की मगर कोई फायदा नहीं। अब 2021 आने तक टीआरपी इतने गिर चुकी है, आखिर होगा क्या? विशाल ने वाइन का एक ग्लास पकड़े हुए कहा। विशाल, अब ऐसे काम नहीं चल सकता, हमें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कुछ ऐसा दिखाना होगा जो बाकी न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते। कोई खतरनाक लाइव कवरेज या किसी हॉन्टेड जगह का पर्दाफाश करना, या कोई जगह हॉन्टेड है या नहीं इसकी सत्यता की जांच करना। कैसा आइडिया है? विशाल की पत्नी ने कहा। आइडिया तो ऑसम है, रॉकिंग है। मैं कल ही एक टीम बनाता हूँ और इन्हें किसी हॉन्टेड जगह भेजता हूँ, विशाल ने कहा। मगर एक छोटी सी ही टीम भेजना, क्योंकि अगर वाकई किसी हॉन्टेड जगह पर कुछ गड़बड़ हुई तो हम मामला हल्के में ही निपटा सके, विशाल की पत्नी ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा। 4 दिन बाद एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक प्रोड्यूस, एक न्यूज़ डायरेक्टर, एक एडिटर, कुछ सहायक आदि मिलाकर कुछ 10 युवा लोगों की टीम गठित की गई, जिन्हें गोवा के एक कब्रिस्तान का रहस्य सुलझाना था। कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में रातों रात अगर दिन में भी कोई जीवित व्यक्ति अकारण ही चला जाए तो वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ चलती फिरती मौत रहती है। वह टीम गोवा के एक होटल में रुकी हुई थी। देखते हैं आज शाम को क्या होता है, रिपोर्टर भैरवी ने कैमरामैन आदित्य की ओर देखकर कहा। तुम लोगों का तो फिर भी ठीक है, आसान काम है, मगर हमें तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है भाई, सब जरूरतों का बोझ है, पैसा क्या न कराए, एडिटर राज ने कही खोए हुए कहा। वैसे क्या यह जगह सच में हॉन्टेड है? भैरवी ने मजाक उड़ाने के लहजे ने ठहाका लगाते हुए पूछा। सुना तो यही है, यहाँ आने से पहले अपने स्तर पर पता करवाया था, बताया तो यही है। इस बार जवाब न्यूज़ डायरेक्टर डेनिस ने दिया। हम किसी भी नकली जगह कुछ डरावना करके एक अच्छी खासी मसालेदार खबर तैयार कर सकते थे, मगर अपने विशाल साहब को सब कुछ रियल लोकेशन चाहिए था। तो को भाई आ गए रियल लोकेशन पर, प्रोड्यूसर रेहान ने कहा। अब भाई जो होगा सो होगा, अपनी रोजी रोटी के लिए उनको कुछ मसालेदार खबर चाहिए और हमारी रोजी रोटी के लिए हमें वह खबर बनानी है। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ, अभी अंधेरा भी होने वाला है, ऐसे में शूट अच्छा होगा, डेनिस ने कहा। और कर भी क्या सकते हैं, रेहान ने कहा। और इसके आधे घंटे बाद सभी एक मिनी बस में उस कब्रिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बीता था कि तभी आसमान में निकला हुआ चांद काले बादलों में जाकर छिप गया। बस की खिड़कियों से जो हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी वह अचानक रुक गई। सड़क पर लगे पेड़ों की लहराती हुई शाखाएं अचानक से शांत हो गई। पूरे वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यह क्या हुआ? राज और डेनिस एक साथ बोल पड़े। अरे कुछ नहीं हुआ है, मौसम है, कभी भी बदल सकता है, आदित्य ने कहा। मगर सबके चेहरों पर एक सिकन नजर आ रही थी, सिवाय भैरवी के। बाकी सभी को देखकर लग रहा था कि जैसे वे आदित्य के जवाब से संतुष्ट न हो। प्रतीत होता था पूरी टीम में सिर्फ भैरवी ही थी जो सबसे ज्यादा बहादुर थी।
कम ऑन गाइस, क्यों ना अंदर जाने से पहले एक चाय हो जाए। भैरवी ने चाय की टपरी को देखकर आंखों में चमक लाते हुए कहा। डेनिस ने जब भैरवी की आंखों में चमक देखी तो वह भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वह शुरू से ही भैरवी को पसंद करता था, मगर भैरवी की पसंद आदित्य था। आदित्य शक्ल, सूरत, व्यवहार हर चीज में डेनिस के मुकाबले 19 ही था, मगर भैरवी को उसका हमेशा सच बोलना ही पसंद था। तुम लोग इतनी रात को उस ग्रे यार्ड के रास्ते पर क्यों जाना चाहते हैं? चाय की टपरी के मालिक उसे बूढ़े गोवानी ने पूछा। अंकल, हम मीडिया वाले हैं, उस कब्रिस्तान का रहस्य पता करने आए हैं, भैरवी ने कहा। एंड यू थिंक तुम लोग उधर जाके पता लगा लेगा? तुम लोग को नहीं पता उधर का मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाता। तुम लोग से पहले भी इधर बहुत लोग आया और मारा गया, मगर उधर का मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अरे तुम लोग काय को अपना जान डेंजर में डालना है? उस बूढ़े ने गोवानी ने चेताते हुए कहा। इट्स ओके अंकल, हमारा काम ही यही है। हो सकता है जो कोई नहीं कर पाया वो हम कर दे। हो सकता है वहाँ कोई आत्मा हो ही न और हम इस भ्रम को तोड़ पाए। भैरवी ने चाय का कप एक और रखते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम गलत सोचता है। मैं भी कभी यही सोचता था, मगर एक दिन उस ग्रे यार्ड के बाहर से ही मैं उधर डेथ को देखा। उस दिन पीटर जीते जी मर गया। मैंने डेथ को अपना आईज से देखा है। बूढ़े गोवानी ने अंतिम कोशिश कर सबको रोकना चाहा। अच्छा, वहाँ की कहानी क्या है? रात ने पूछा। मेरे को भी कुछ खास पता नहीं पता। मैं बचपन से इधर ही हूँ, मगर मैं कभी उधर अंदर जाने का ट्राई नहीं किया। हाँ, उधर के बारे में जितना मैं सुना है उतना तुम लोग को बता सकता है। जानने का है कि नहीं? उस बूढ़े गोवानी ने पूछा। हाँ हाँ, सभी का सम्मिलित स्वर निकला। देन लिसन क्वाइटली। इधर एक ब्रिटिशर जॉर्ज रहा करता था अपनी वाइफ पामेला के साथ। बहुत स्ट्रगल किया बेचारा इधर अपना बिजनेस जमाने को, मगर कोई चेंज नहीं आया और इस सप्ताह गुस्सा वे पामेला पे निकलता था। जॉर्ज अपने लॉस से और पामेला जॉर्ज के बिहेवियर से दोनों लोग गुट के जीता था। फिर एमा आया, उनका डॉक्टर था एमा, जो जब उन दोनों को लाइफ में आया तो उनका लाइफ भी बोले तो लाइन पे आ गया। उनका रेस्टोरेंट बिजनेस चलने लगा इधर और उसके रेस्टोरेंट का कई ब्रांचेज गोवा में फैल गया। जॉर्ज और पामेला का लड़ाई भी रुक गया। सब कहते हैं एमा गार्ड का भेजा हुआ एक एंजल है जिसने सब ठीक कर दिया। जॉर्ज का एक हेल्पर था आशा, उसका अपना कोई चाइल्ड नहीं था, बोले तो उसके लिए एमा ही उसका अपना डॉक्टर था। धीरे धीरे एमा बड़ा हो रहा था और आशा का उसके लिए लव भी अब एक एम्बिशन के जैसा बढ़ रहा था। एक दिन जॉर्ज ने बताया कि वो विद फैमिली लंदन शिफ्ट होने वाला है। अब आशा को ये अच्छा नहीं लगा, बोले तो वो एमा को किसी भी कंडीशन पे अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो एमा को किडनैप करके उस ग्रेवयार्ड में लेकर आ गया। आशा अपने साथ, वो तुम्हारे में क्या बोलता है? हाँ, तांत्रिक। आशा अपने साथ उस ग्रेवयार्ड में 21 तांत्रिक को लेकर आया। 100 डेट वो एमा को हिप्नोटाइज करके उसके सोल में ये बात बैठा दे कि एमा आशा का डॉक्टर है और इसलिए उसको लंदन नहीं जाने का। उधर जॉर्ज और पामेला भी एमा को ढूंढता हुआ उस ग्रेवयार्ड में पहुंच गया। जब जॉर्ज और पामेला ने देखा तब आशा अनकॉन्शियस एमा को लेके वो 21 तांत्रिक के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था। ये देखकर जॉर्ज ने गुस्से में उधर रखा ब्लैक मैजिक का सारा सामान खराब कर दिया, बोले तो तोड़ दिया। जॉर्ज सोचा था कि एमा कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेगा, मगर इसका अपोजिट रिजल्ट निकला। एमा का डेथ हो गया और एमा के साथ साथ वो 21 तांत्रिक और आशा का भी डेथ हो गया। वो सब एक साथ मिलकर ही तो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था। ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया था। अपना आइस के आगे अपना डॉक्टर का डेथ
जॉर्ज और पामेला एक्सपेक्ट नहीं कर पाया और वो भी चल गया हमेशा के लिए। उस ग्रेवयार्ड में एक साथ 25 डेथ हुआ था। वो जगह पूरा खराब हो गया है। उन सब का सोल आज भी उधर ही है, आपस में फाइट करता है उधर रात के टाइम। उधर जाने वाला पर्सन के ग्रुप को देख के जॉर्ज और पामेला के सोल को लगता है कि वो उनसे उनका एमा छीनने आया है, जैसे आशा एक बड़ा ग्रुप के साथ आया था और इसलिए वो उधर आने वाले सब लोग को मार देता है। और दूसरी तरफ आशा को हर अकेला पर्सन देख के लगता है कि वो जॉर्ज और पामेला की तरह एमा को उससे दूर लेके जाएगा और वो उस अकेला पर्सन को मार देता है। वो तांत्रिक का सोल्स भी उधर ही है। वो अब मरने के बाद भी डेविल को ह्यूमन का सेक्रीफाइस करता है। बूढ़े गुवानी ने पूरी कहानी बताई, जिसे सुनते वक्त भैरवी, आदित्य, राज, डेनिस, रेहान सबको लग रहा था जैसे सब उनकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। सबको चुप देखकर वह बूढ़ा गुवानी खुद ही बोला, अब भी जाने का है तुम लोगों को उधर? नहीं। हाँ, रेहान और डेनिस एक साथ न बोल पड़े, जबकि भैरवी और आदित्य ने हाँ बोला। राज अपनी आदतानुसार चुप ही था। साहब, मैं तो कहता हूँ मत जाइए टीम के साथ आए, सहायक दयाल ने कहा। मैं भी यही करती हूँ साहब। अरे क्या करना रे बाबा, ऐसे पैसे का जब जान ही न को बचे, विमला ने कहा। हाँ हाँ दीदी, मत जाइए उधर, वृंदावन और जय किशन ने एक साथ कहा। विमला ताई, दयाल दादा, आप लोग जरा सोचने तो दीजिए। यह हमारा 3 दिन का शेड्यूल था और आप लोग पहले दिन ही हिम्मत हारने लगे, भैरवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। गायज, हम इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकते एंड एक्सेप्ट इट। वो भी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। विशाल सर को यह अच्छे से पता है कि हम सब लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में हम न कह ही नहीं सकते थे, न कहते तो यह जॉब भी जाती। उन्होंने हमारी मजबूरी का ही फायदा उठाया है और हम भी यह अच्छे से जानते हैं कि हम अपने स्ट्रगल के दिनों में एक बड़े न्यूज़ चैनल में भी काम करके ही कुछ कर पाएंगे। हमें विशाल सर की शर्त तो माननी ही थी। जब भैरवी ने सबको सच्चाई का आईना दिखाया तो अब किसी के पास न कहने का कोई विकल्प नहीं था। वे सब वापस अपनी मिनी बस में बैठकर उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। अब वह कब्रिस्तान उन सबकी आंखों के ठीक सामने था। उन्होंने जैसे ही कब्रिस्तान में प्रवेश किया, हवा का तेज झोंका आकर मानो उनकी बस को रोकने आ गया। सभी सब पका गए थे, मगर अपनी घबराहट दिखाना कोई नहीं चाहता था। जय किशन जी, दयाल दादा, आप लोग सामान निकालिए एक एक करके, और विमला ताई, आप एक जगह बैठने लायक साफ कर दीजिए प्लीज। डेनिस सबको निर्देश देता जा रहा था। साहिब, मैं आता है, वृंदावन ने अपनी छोटी उंगली उठाते हुए कहा। हाँ जाओ, तुमको कोई काम चोरी का बहाना चाहिए, डेनिस ने खिसाते हुए कहा। वृंदावन गुनगुनाता हुआ अपना काम खत्म करके पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसकी चीख निकल गई। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी और आंखों में गहरा काजल लगाए एक औरत खड़ी थी। बालों का कसकर जुड़ा बंधा होने कर भी उसके कुछ बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं अपनी एमा नहीं दूंगी, उस औरत ने भयानक लहजे में कहा। इतना कहते ही चारों ओर हवा का वेग बढ़ चुका था। एक जोरदार बवंडर उठा और उसमें वृंदावन सहित वह औरत भी समा गई। अरे कहाँ गया यह वृंदावन, रेहाने ने खींचते हुए कहा। अरे जाने दो, उसको कहीं 2 पैग लगाकर के पड़ा होगा। चलो सब रेडी है? भैरवी, तुम्हें लाइंस याद है ना? और रेहान, रात देखो तुम लोग भी। आदित्य रेडी? डेनिस ने पूरी बागडोर संभाली हुई थी। भैरवी ने माइक पकड़ा और बोलने लगी। हमारे प्रोग्राम मैं भैरवी मालिक आज आप सबको गोवा के उस कब्रिस्तान का रहस्य बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह एक वांटेड जगह है। लोग तो यह भी कहते हैं कि यहाँ कुछ आत्माएं भटकती है।
ईर अपनी मौत का इंतजाम लेती है तो कुछ आत्माएं होती है किसी के इंतजार में, तो कुछ हर दिन दोहराती है अपनी ही मौत के किस्से। आइए जानते हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में। मैं फिलहाल उसी कब्रिस्तान में हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि यहाँ कोई आत्मा है। कट इट, बीच में ही आदित्य ने कैमरा बंद करते हुए कहा, जिससे कि भैरवी भी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ, सब सही तो था? भैरवी ने कुछ नाराजगी में कहा। मैंने कमरे में कुछ देखा है, आदित्य ने एक कर सबको देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है आदित्य, उस गोवाने की बातें तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है। वापस शुरू करते हैं। एवरीबडी प्लीज टेक योर पोजीशन, रेहान ने कहा। फिलहाल उसी कब्रिस्तान में हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि यहाँ कोई आत्मा। भैरवी इतना ही बोल पाई कि तभी उसके पास से की कोई आवाज हुई। उसने आसपास जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। अरे यार, अब क्या हुआ? इस बार डेनिस भी चिढ़ गया। नथिंग, लेट्स कंटिन्यू, कहकर भैरवी वापस माइक लेकर कैमरा के पास पहुंच गई। फिलहाल उसी कब्रिस्तान में हूँ और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि यहाँ कोई आत्मा है। तो फिर क्या लोगों ने अफवाह फैलाई है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्या वे आत्माएं हमारे सामने आएगी? देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। भैरवी ने अपने लाइंस खत्म की। विमला ताई, मेरा टचअप का सामान, भैरवी ने उस ओर देखकर कहा जहां विमला ताई कुछ देर पहले बैठी हुई थी। पहले वृंदावन और अब यह विमला ताई जाकर आ रहे हैं। सब एक एक करके। रेहान गुस्से में कहा, काम डाउन गाइस, आते होगे अभी, आदित्य ने कहा। और तभी एक भयानक चीख वातावरण में गूंज उठी। सब हक्के बक्के होकर चारों तरफ देखते रहे, कहीं कोई नजर नहीं आया था। तो वह चीख किसकी थी? जय किशन ने डरते हुए कहा। दयाल दादा कहाँ है? भैरवी ने चिल्लाते हुए कहा। जय किशन हकालने लगा था। ये क्या आप लगाते हो जय किशन? कुछ पूछा मैंने। कहाँ है दयाल दादा? भैरवी ने जय किशन पर चिल्लाते हुए कहा। दीदी अभी तो यही थे। जय किशन पूरी बात कहने के बाद भैरवी के पीछे देखकर अंत में हकालने लगा था। अब क्यों हकला रहे हो? भैरवी ने गुस्से से कहा। तो जय किशन ने डरते डरते भैरवी के पीछे की ओर इशारा किया। अब तक जय किशन को घूर रहे सभी लोगों सहित जब भैरवी ने अपने पीछे देखा तो सबकी एक साथ चीख निकल पड़ी। भैरव के पीछे लगे दो पेड़ों में से पहले पर वृंदावन की लाश उल्टी लटक रही थी और इसके गले से टपकता हुआ खून काला पड़ चुका था। दूसरे पेड़ पर विमला ताई की लाश को टहनियों के बीच उलझी हुई थी जिससे चपर चपर की आवाजें आ रही थी। जब रात ने थोड़ा आगे बढ़कर पेड़ से हल्का सा बाई और बढ़कर देखा तो उसकी भी जोरदार चीख निकल पड़ी। दयाल दादा काली कोटर सी आंखें किए विमला ताई की लाश के एक हाथ का पूरा मांस खा चुके थे, सिर्फ हड्डी बची थी और अब उनके हाथ में विमला ताई का दूसरा हाथ था जिसे वे चपर चपर की आवाज से बड़े मजे से खाए जा रहे थे। राज के देखने की दिशा में ही जब सब लोग उस तरफ आए तो सबकी चीख निकल गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सबकी चीख निकलते ही पिशाच बन चुके दयाल दादा का ध्यान उस ओर गया और वह विमला ताई की लाश को छोड़कर रेहान पर झपट पड़ा और सबकी पलकें झपकते ही अगले ही पल में जहां रेहान खड़ा था वहां अब हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। यह देखकर सब उस पिशाच से उल्टी तरफ भागने लगे। जय किशन चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान के बाहर की ओर भाग रहा था, मगर तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा करीब 8 फुट लंबा एक अंग्रेज आकर खड़ा हो गया और उसे हवा में उठाकर एक पेड़ से दे मारा। जय किशन के मुंह से खून की एक धार फूट पड़ी। अब राज, डेनिस, भैरवी और आदित्य ही बचे थे। चारों ने
एक दूसरे के हाथ पकड़े और जहां वह खड़ा हुआ था चीखते चिल्लाते सब उससे उल्टी दिशा में भागने लगे। वे कब्रिस्तान की दीवार के पास पहुंच चुके थे जिससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर से पीछे की ओर मुड़े और उसके बाद वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों ने देखा वह शायद ही किसी ने देखा या सुना होगा। एक अंग्रेज पति पत्नी थे और दूसरी ओर एक भारतीय महिला और कई सारे तांत्रिक थे। कभी वह अंग्रेज दंपति उस महिला और तांत्रिकों पर भारी पड़ता तो कभी वह महिला और तांत्रिकों का झुंड अंग्रेज दंपति पर भारी पड़ता। इस लड़ाई में महाकब्रिस्तान की दीवारों से पंक्तिबद्ध तरीके से लगे पेड़ों को वे किसी पौधे की तरफ उखाड़ कर फेंक रहे थे। ऐसा ही एक पेड़ हवा में उड़ता हुआ आया और राज के ऊपर गिर पड़ा। अगले ही पल राज को एक खून की उल्टी हुई और अब वह शांत था। डेनिस, आदित्य और भैरवी तीनों चीख पड़े। उनके चीखने से एक बार फिर उन सब आत्माओं का ध्यान उनकी ओर गया और अब वे सभी एक साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। जॉर्ज, पामेला, आशा, दयाल दादा, विमला ताई, 21 तांत्रिक, राज, रेहा, जय किशन एवं कुछ अनजान चेहरे, अनजान लोग सब एक पंक्ति में थे। यह देखकर भैरवी, आदित्य और डेनिस की सांसें उखड़ने लगी। वे सब दीवार से सटकर कैसे भी उस आत्माओं के उस झुंड से दूर जाना चाहते थे, मगर तेज चलती आंधी उन्हें कुछ भी साफ नहीं देखने दे रही थी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो में व्यूज एम है 50,000 एम, तो मुझे पूरा भरोसा है आप वीडियो को पूरी तरीके से शेयर करेंगे। सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस वीडियो में 50,000 व्यूज आ पाए तो मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। मगर तेज चलती आंधी उन्हें कुछ भी साफ नहीं देखने दे रही थी। तभी आशा की आत्मा ने आदित्य का गला पकड़ लिया और एक झटके में ही उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। मैंने कहा ना, मैं अपनी एमा नहीं दूंगी, उसने भयानक तरह से गरजते हुए कहा। आदित्य की यह हालत देखकर भैरवी के पैरों की मानो सारी जान ही निकल गई थी। उधर पामेला डेनिस को उठाकर कहने लगी, आई वॉन्ट लेट एनीवन हार्म माई डॉटर। मैं एमा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, डेनिस ने कहा। मगर पामेला पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने फिर वही वाक्य दोहराया, आई वॉन्ट लेट एनीवन हार्म माई डॉटर। और इतना कहकर पामेला ने डेनिस को उठाकर दूर फेंक दिया। अब भैरवी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आशा की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ जॉर्ज की आत्मा ने पकड़ लिया। दोनों ही आत्माएं पूरी ताकत से भैरवी को एमा संबंधित करते हुए अपनी ओर खींचने लगी। एमा मेरी बेटी, एमा माय डॉटर। दो आवाजें एक साथ वातावरण में गूंजी और भैरवी की आखिरी चीख निकली। उसका शरीर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। 1 साल बाद दो लड़के अपने पीठ पर बैग टांग के उस कब्रिस्तान के सामने खड़े हुए थे, मगर इस बार उन्हें चाय की टपरी एक खंडहर के रूप में नजर आई, जिसके टूटा हुआ एक फोटो लगा हुआ था, जिसके नीचे लिखा हुआ था, पीटर 1907 टू 1966। वातावरण में एक बार फिर उस बूढ़े गोवानी की आवाज गूंजी, उस ग्रेयार्ड में नहीं जाने का। मगर तब तक वे लड़के अंदर जा चुके थे। फिलहाल डेनिस एक मेंटल असाइलम में था, जहां वो हमेशा चिल्लाता रहता। गोवानी रोकता रह गया था, हम नहीं माने, मैं एमा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, सबको मार दिया। कब्रिस्तान का रहस्य हमेशा अनकहा ही रहा। तो ये थी दोस्तों ट्रू ट्रेंड स्टोरीज की मजेदार कब्रिस्तान ग्रेयार्ड की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो 100% आप प्लीज वीडियो को शेयर करना और नीचे कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हनुमान जी दादा आपकी रक्षा करे। धन्यवाद। कमेंट जरूर करना।
धन्यवाद।